वो शाम दिल्ली की थी, जब मैदान के बीचों बीच खड़ा एक नौजवान दौड़ने की तैयारी कर रहा था। चेहरे पर जुनून, आंखों में सपना और दिल में एक तूफान था। भीड़ चिल्ला रही थी, कैमरे चमक रहे थे, मगर उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भाग मिल्खा भाग। लेकिन मिल्खा सिंह की कहानी उस दौड़ से नहीं शुरू हुई, बल्कि उस दौड़ से जिसमें उसने बचपन में अपनी जान बचाने के लिए भागा था। बंटवारे की दौड़। 1947, गोविंदपुरा, पंजाब। गांव में चारों ओर तनाव था, एक सन्नाटा जो मौत से पहले का होता है। 10 साल का मिल्खा खेलते खेलते जैसे ही घर लौटा, माँ की आंखों में डर देख लिया। मिल्खा, अंदर आजा, माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रात को अचानक दरवाजे पर धमाके हुए, चीखें, आग, खून। मिल्खा के पिताजी ने कहा, मिल्खा भाग जा, भाग मिल्खा भाग। और वो भागा। पीछे मुड़कर देखा तो सब जल चुका था, माँ, पिताजी, भाई, सब। वो दौड़ जो सिर्फ एक जान बचाने के लिए थी, मिल्खा को उम्र भर की दौड़ में बदल देगी, यह तब किसी को नहीं पता था। वो पाकिस्तान की सीमा पार करके हिंदुस्तान आया, नंगे पांव, खून से लथपथ, आंखों में सवाल। शरणार्थी कैंप में उसे सिर्फ एक रोटी और एक कोना मिला, पर उसकी आत्मा भूख से ज्यादा बदले की आग से जल रही थी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, उसने खुद से कहा। दिल्ली के एक रिश्तेदार ने उसे अपनाया और वहां से शुरू हुआ उसकी जिजीविषा का दूसरा अध्याय। स्कूल जाना शुरू किया, मगर भूख, ताने और गरीबी ने उसके रास्ते को कांटों से भर दिया। एक दिन जब उसने चोरी करते पकड़ा गया तो मास्टर जी ने डांटा, देश को शर्मिंदा मत कर, कुछ बन, भागता तो बहुत है, दौड़ में भाग ले। यहीं से उसका पहला सपना जन्मा, यास चंदिपमा दौड़कास, दौड़ में भाग लेना। बटालियन भर्ती का ऐलान हुआ। मिल्खा ने ठान लिया, सिपाही बनूंगा, दौड़ूंगा, कुछ कर दिखाऊंगा। भर्ती के पहले दिन ही सब उसे देखकर हंसे, अरे ये क्या दौड़ेगा, ये तो हवा में उड़ जाएगा। मगर उसने जूते नहीं पहने। उसने मैदान दौड़ते वक्त अपने पैरों के छाले देखे, पर रुकने का नाम नहीं लिया। रिटायर आर्मी अफसर गुरुदत्त सिंह ने कहा, इस लड़के में आग है, इसे अगर सही ट्रेनिंग मिले तो ये देश के लिए दौड़ेगा। ट्रेनिंग शुरू हुई। मिल्खा सुबह 4 बजे उठता, रेत में दौड़ता, दूध पीता, घाव सहता और फिर दौड़ता। ट्रेनिंग का हर दिन उसके लिए युद्ध था। इस दौरान उसकी मुलाकात बीरो से हुई, एक लड़की जो स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी आंखों में करुणा थी। मिल्खा को पहली बार किसी ने बिना दया के देखा। बीरो, तुम इतना क्यों दौड़ते हो मिल्खा? मिल्खा हंसते हुए, ताकि एक दिन लोग मुझे देखकर कहें, वो देखो, हिंदुस्तान की शान दौड़ रही है। लेकिन मिल्खा का प्रेम और उसका जुनून दोनों एक राह नहीं चल सकते थे। बटालियन की वो सुबह सख्त होती थी। सूरज निकलने से पहले ही मैदान में घास पर ओस जम जाती और जवानों की आवाज गूंजती, 1-2, 1-2। लेकिन उस आवाज में एक और ध्वनि मिल चुकी थी, मिल्खा की दौड़ती सांसों की। जिस दिन से गुरुदत्त सिंह ने उसकी काबिलियत पहचानी, उस दिन से मिल्खा ने अपने लिए एक नियम बना लिया था, ना आराम, ना बहाना, सिर्फ मेहनत। शाम को जब बाकी लोग चाय पीते, मिल्खा रेत में दौड़ता। जब जवान मनोरंजन करते, वो दूध और बादाम पीकर खून की गर्मी बढ़ाता। छाले पड़ते, घुटने छिलते, लेकिन वो रुकता नहीं। गुरुदत्त सिंह दूर से देख मुस्कुराते, ये बच्चा एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। पंजाब मिलिट्री रेजिमेंट के वार्षिक खेल मुकाबले की घोषणा हुई। ये मिल्खा के लिए पहला मौका था खुद को साबित करने का। प्रतियोगिता में सभी अनुभवी खिलाड़ी शामिल थे। मिल्खा के जूतों में अब भी छेद थे, लेकिन हौसले में नहीं। रेस के पहले दिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गुरुदत्त सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, बस दौड़ो जैसे भाग रहा हो, अपने अतीत से, अपने डर से, अपने दर्द से। सीटी बजी और मिल्खा उड़ पड़ा, जैसे पैरों में आग लगी हो। उसकी आंखें बंद थीं और मन में वो दृश्य चल रहा था, पाकिस्तान के खेत, जलता हुआ घर, पिता की आवाज, भाग मिल्खा भाग। रेस खत्म हुई, सब हैरान रह गए। मिल्खा सिंह सी पलापक्स सबसे आगे। उसकी रफ्तार देखकर अफसरों की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन उसे यूनिट की एथलेटिक टीम में चुन लिया गया।
अब मिल्खा की ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्तर के कोचों के साथ होने लगी। उसे दिल्ली बुलाया गया। पहली बार उसने राजधानी देखी, बड़े बड़े मैदान, लंबी लंबी दौड़ें और हर ओर प्रतियोगिता का माहौल। वहां उसकी मुलाकात हुई कोच रणबीर सिंह से, एक सख्त इंसान जो नतीजे से पहले जज्बा देखते थे। कोच रणबीर, तू गांव से आया है, दूध घी वाला खून है तेरा, लेकिन यहाँ रफ्तार चाहिए, मशीन जैसी। तुझे खुद को मशीन बनाना होगा। मिल्खा ने बिना सवाल किए हाँ में सिर हिलाया। उसने रफ्तार को अपना धर्म बना लिया। दिल्ली में रहते हुए हर रात उसे बीरो की याद सताती, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें। एक दिन सब तुझे जानेंगे मिल्खा। लेकिन बीरो की चिट्ठी अब कई महीनों से नहीं आई थी। उसके लिए यह अधूरी प्रेम कहानी उसकी दौड़ में एक दर्द बनकर जुड़ गई। एक दिन जब वो अपने गांव गया तो पता चला कि बीरो की शादी हो चुकी है। दिल टूट गया। वो शून्य में देखता रहा, फिर अकेले नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोया। मगर उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मेरा प्यार मेरी रफ्तार है। मैं अब सिर्फ देश के लिए दौड़ूंगा ताकि मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए। यहाँ पर देश भर के सर्वश्रेष्ठ धावक आए थे, लेकिन मिल्खा जो पहले केवल अपने गांव के लिए दौड़ता था, अब भारत का प्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहा था। आसमान साफ था, सबकी निगाहें ट्रैक पर। कोच रणबीर सिंह ने कहा, आज तेरा असली इम्तिहान है। अगर जीत गया तो देश की टीम में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। रेस शुरू हुई। मिल्खा ने धीमी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही आखिरी 200 मीटर बचे, उसने अपनी ताकत झोंक दी। वो दौड़ा जैसे जिंदगी की आखिरी दौड़ हो। दर्शक चुप हो गए। फिर अचानक तालियों की गूंज गूंजी। मिल्खा फिर से पहले आया। अब मिल्खा सिंह सिर्फ मिल्खा नहीं था, वो बन चुका था फ्लाइंग सिख। हिंदुस्तान की टीम में उसका चयन हुआ 1556 के मेलबर्न ओलंपिक्स में जाने के लिए। एक गरीब शरणार्थी जो कभी बिना चप्पल के भागा था, अब भारत का ध्वज उठाकर विदेश जाने वाला था। अब उसका नाम टीम की सूची में छप चुका था, और वो सूची सिर्फ नामों की नहीं, तकदीर की थी। उसमें वही लोग थे जिन्होंने अपने खून से सपनों की इबारत लिखी थी। मिल्खा भी उनमें शामिल था। एक ऐसा नाम जिसे न किसी ने पढ़ा था, न किसी ने पहचाना था, पर अब वो नजरें खींचने लगा था। उसे मेलबर्न ओलंपिक की तैयारी के लिए चुना गया। देश के लिए दौड़ने का गर्व उसके भीतर एक अलग ऊर्जा बन चुका था। उसे पासपोर्ट मिला, नए जूते मिले, लेकिन मन अब भी पुराने जख्मों से जूझ रहा था। वो खुद से लड़ता रहा, हर सुबह, हर अभ्यास में। रेत में पैर धंसते थे, लेकिन इरादे अब जमीन से ऊपर उठने लगे थे। मेलबर्न की तैयारी आसान नहीं थी। वो पहली बार विदेश जाने वाला था। भाषा, खान पान, माहौल, सब कुछ अनजान था। बाकी धावकों ने उससे दूरी बना रखी थी। उन्हें यकीन नहीं था कि एक गरीब पंजाबी लड़का जो कभी चप्पल पहनकर भागा था, अब उनके साथ बराबरी कर सकता है। लेकिन उसने अपने काम से जवाब देना चुना। हर अभ्यास में सबसे तेज भागा, सबसे ज्यादा वजन उठाया, सबसे ज्यादा पसीना बहाया। हर दौड़ के बाद उसकी छाती पर हाथ रखकर कोच कहते, इसमें आग है। मेलबर्न की उड़ान भरी गई। हवाई जहाज में बैठकर उसने पहली बार बादलों को नीचे देखा। उसे यह एहसास हुआ कि वो कितना ऊपर आ चुका है, पर उसका मन अब भी नीचे, अपने गांव, अपने पिता की चीखों और वीरों की यादों में अटका था। मेलबर्न में भारतीय टीम का स्वागत हुआ। हर देश खिलाड़ी थे। उच्च स्तर की सुविधा, तकनीक, ट्रेनर, सब कुछ बेमिसाल। वहां खुद को छोटा महसूस होना स्वाभाविक था, पर मिल्खा को खुद को छोटा नहीं, बल्कि भूखा महसूस हुआ, जीत के लिए। पहली रेस से पहले उसने एक कोने में बैठकर आंखें बंद की। हर सांस के साथ अतीत बाहर निकल रहा था। फिर से वही रात, वही दौड़, वही खून में सना बचपन। लेकिन अब वो डर नहीं था, बल्कि ईंधन था। उसकी दौड़ सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद से आजाद होने के लिए थी। रेस शुरू हुई। पहली बार अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पर दौड़ रहा था। शुरू में लय बनी रही, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जो उसे तोड़ गया। वो घबरा गया। भीड़, कैमरे, प्रतिस्पर्धा। उसने पीछे मुड़कर देखा, गिनने लगा कौन कहाँ है, और वहीं उसकी रफ्तार टूट गई। वो रेस हार गया। जब भारत लौटा तो आलोचना हुई। अखबारों ने लिखा, अभी कच्चा खिलाड़ी है। अफसरों ने कहा,
देश की उम्मीद टूट गई। मिल्खा अंदर से बिखर गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया, ट्रेनिंग बंद। वो चुप था, लेकिन भीतर कुछ जल रहा था। आत्मग्लानि, उसकी नींदें लूट चुकी थी। कोच रणबीर सिंह उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज उसके हाथ में रख दिया। कागज पर एक शब्द लिखा था, रोम। वो 1960 का ओलंपिक था, इटली के रोम में। कोच बोले, जो मेलबर्न में हार गया वही रोम में दुनिया जीत सकता है, पर शर्त यह है कि तुझे अब दौड़ना नहीं है, उड़ना है। मिल्खा ने फैसला किया, अब कोई डर, कोई बीते लम्हे, कोई अफसोस उसे नहीं रोकेगा। उसने खुद को फिर से जिंदा किया। सुबह 3 बजे उठकर दौड़ता, दिन में दूध, घी और खून में ताकत भरता। शाम को थककर नहीं बैठता, बल्कि अगली सुबह की तैयारी करता। अब वो न इंसान रहा था, न धावक। वो अब एक संकल्प था। उसने नेशनल चैंपियनशिप में फिर हिस्सा लिया, और इस बार जब सीटी बजी तो उसका शरीर नहीं भागा, उसका जुनून भागा। इस बार उसके पीछे कोई साया नहीं था, सिर्फ एक सपना था। वो जीत गया। पूरे देश के अखबारों में फिर से उसका नाम था, मिल्खा सिंह की वापसी। लेकिन इस बार वो नाम एक सामान्य खबर नहीं था, वो अब प्रतीक बन गया था, संघर्ष का, मेहनत का, आत्मा की दौड़ का। अब वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर लोहे जैसा, दिल पत्थर जैसा और इरादा आग जैसा बन चुका था। लेकिन इन सबसे ऊपर उसकी आत्मा में काली एक ऐसी जायदी सफाला लपाती मनिए वो हर रेस में जल उठती थी। वो ज्वाला न हार की थी, न जीत की, वो तो उस अतीत की थी जो हर दौड़ में उसके साथ भागता था। 1960 का साल था। रोम ओलंपिक की तैयारी पूरे देश में जोरों पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी तो सिर्फ एक इंसान कर रहा था, मिल्खा सिंह। उसका नाम अब देश की उम्मीद बन चुका था। हर अखबार, हर रेडियो, हर नुक्कड़ पर एक ही नाम गूंज रहा था, फ्लाइंग सिख। मगर इस नाम को पाने से पहले वो सिख सिर्फ एक दौड़ता हुआ साया था, जिसे अब अपनी छाया से तेज भागना था। अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा राष्ट्र था। हजारों युवा उसकी तरह दौड़ना चाहते थे, उसकी तरह उड़ना चाहते थे। मगर मिल्खा जानता था, दौड़ केवल पैरों से नहीं, जिंदगी के जख्मों से जीती जाती है, और उसके पास वो सब था। कोच रणबीर सिंह ने अब उसे सिर्फ एक धावक नहीं, बल्कि एक योद्धा बनाना शुरू किया। हर दिन की ट्रेनिंग अब युद्ध बन चुकी थी। वह रेत में 2-2 घंटे दौड़ता, ट्रैक पर घंटों तक स्टार्टिंग पोजीशन पकड़कर खड़ा रहता, क्योंकि रोम में देरी की कोई जगह नहीं थी। शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी रहती थीं, लेकिन वो पट्टियां चोटों की नहीं, उसके हौसलों की गवाही थी। हर पट्टी कहती थी, मैं गिरा मगर फिर उठा। तो इसी दौरान उसे एक चिट्ठी मिली, बीरो की, सालों बाद। चिट्ठी में सिर्फ 2 पंक्तियां थीं। मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा चाहा था, लेकिन तुम्हारे सपने ने मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहा। उन्हें पूरा करो। उसने चिट्ठी को चूमा और दिल में कहीं गहराई में एक रिश्ता हमेशा के लिए सो गया। अब उसका जीवन सिर्फ एक मकसद था, दौड़, देश और इतिहास। रोम का दिन आया। भारत की ओलंपिक टीम तैयार थी। सफेद जर्सी, नीली पट्टी और सीने पर लिखा इंडिया। मिल्खा के लिए ये केवल कपड़े नहीं थे, ये उसकी अस्मिता का ध्वज बन चुके थे। विदेशी धरती पर कदम रखते ही उसे वो दिन याद आया जब उसने नंगे पांव खून से लथपथ होकर भागा था। मगर आज उसका पैर जमीन पर था और सर गर्व से ऊंचा। वहां दुनिया के सबसे तेज धावक थे। अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, सबका आत्मविश्वास आसमान पर था। सबके पास स्पेशल ट्रेनर, विशेष डाइट, विशेष जूते, मगर मिल्खा के पास विशेष दर्द था, और वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ओलंपिक विलेज में एक भारतीय पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आप फाइनल में पहुंचेंगे? उसने आंखों में स्थिरता के साथ कहा, मैं रुकने के लिए नहीं दौड़ता, मैं उड़ने के लिए दौड़ता हूं। 400 मीटर की रेस, वो रेस जहां जिंदगी कुछ ही सेकंड में बदल जाती है, जहां तय होता है कि कोई इतिहास में जाएगा या भूला दिया जाएगा। सेमीफाइनल में उसने रिकॉर्ड टाइम से दौड़ लगाई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। उस दिन पहली बार विदेशी मीडिया ने लिखा, इंडिया हैज ए चांस।
फाइनल से एक रात पहले मिल्खा सो नहीं पाया। उसके भीतर फिर से वही चेहरों की परेड शुरू हुई। माता पिता, बहन, बीरो, गांव, फौज और खुद से पहली बार हारा हुआ मिल्खा। उसने आंखें बंद करके खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो सिर्फ एक रेस नहीं हारूंगा, मैं उन हजारों धड़कनों को धोखा दूंगा जो मुझे उम्मीद की तरह देखते हैं। सुबह जब सूरज उगा, स्टेडियम में लाखों लोग बैठे थे। सबकी नजरें ट्रैक पर थीं और ट्रैक पर सिर्फ 8 लेनें थीं, जिनमें से एक में लिखा था 6M सिंह इंडिया। जैसे ही स्टार्टिंग सीटी बजी, सब कुछ शांत हो गया। शरीर भाग रहा था पर आत्मा उड़ रही थी। पहले 200 मीटर में उसने बढ़त बना ली। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कैमरे उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसे डर ने घेरा। पिछले मेलबर्न की यादें लौट आईं। वह पीछे मुड़ा, देखा बाकी कहाँ हैं? वो लम्हा, बस एक ही लम्हा, सब कुछ बदल गया। पीछे देखने में कुछ कदम छूट गए। जब फिनिश लाइन आई तब 4 खिलाड़ी उसके आगे निकल चुके थे। वो चौथे स्थान पर रहा। स्टेडियम में सन्नाटा था। भारत हारा नहीं था, मगर जीत के इतना करीब आकर खाली हाथ लौटना ये सबसे बड़ी तकलीफ थी। वापसी पर सबका मन भारी था। कोई कुछ कह नहीं रहा था। मगर कुछ दिन बाद पाकिस्तान से एक न्योता आया। पाकिस्तानी सरकार ने उसे दौड़ के लिए बुलाया था, लाहौर में, उसके ही पुराने गांव के पास। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये तो उसका अतीत, उसकी जमीन, उसका लहू पुकार रहा था। मिल्खा चुप रहा। कई दिन तक कुछ नहीं बोला। फिर कोच से कहा, मैं जाऊंगा, मगर सिर्फ दौड़ने नहीं, हिसाब बराबर करने। लाहौर, वो शहर जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उठा था, जहां उसका बचपन छीन लिया गया था। माँ की चीखें, पिता की ललकार और बहन का खून से सना चेहरा, सब कुछ इसी जमीन की छाती पर बिखरा पड़ा था। अब वही जमीन उसे पुकार रही थी एक रेस के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये अतीत से 2-2 हाथ करने की चुनौती थी। मिल्खा सिंह ने हाँ कह दी। उस हाँ में दर्द, क्रोध, अंश एक आए, एक अंतिम मुक्ति की आशा छिपी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वह रवाना हुआ, तब उसके कोच ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो दौड़ सिर्फ ट्रैक पर मत दौड़ना मिल्खा, अपनी आत्मा को भी आजाद कर देना। पाकिस्तान पहुंचने पर सबका स्वागत भव्य था, पर मिल्खा के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं, उस गांव को जहां वो खेला करता था, वो मिट्टी जहां वो गिरा था, वो हवाएं जो अब भी शायद उसके बचपन की गंध समेटे हुए थीं। सरकारी कार्यक्रमों के बीच मिल्खा चुपचाप एक दिन गांव की ओर निकल गया। रास्ते में पुराने कच्चे मकान, टूटे हुए कुएं और पीपल के पेड़ देखकर उसका सीना भारी हो गया। उसे वही दरवाजा मिला जहां से वो आखिरी बार भागा था। एक बूढ़ा दरवाजे पर बैठा था। मिल्खा की आंखें भीग गईं। बूढ़े ने कहा, तू मिल्खा है ना? मिल्खा ने चुपचाप सिर हिलाया। बूढ़े की आंखों से भी आंसू बह निकले। बच गया था तू, सब मर गए, तू बच गया, अच्छा किया बेटा। उसके बाद कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मौन था, भारी और सच का। अगले दिन रेस थी। पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक को एशिया का सबसे तेज धावक कहा जाता था। वो तेज था, लहराता हुआ, आत्मविश्वासी और आक्रामक, मगर मिल्खा के पास वक्त की राख में दबा हुआ आग का शोला था। स्टेडियम खचाखच भरा था। पाकिस्तानी जनता भारत से आए उस धावक को देखने आई थी, जिसे उन्होंने कभी दुश्मन समझा, कभी भाई। वहां की मीडिया ने पहले ही इसे भारत बनाम पाकिस्तान का युद्ध कह दिया था। लेकिन मिल्खा के लिए यह दौड़ देश से ज्यादा एक व्यक्तिगत यज्ञ थी। रेस शुरू होने से पहले सब खड़े थे। एक सेकंड के लिए नजरें आपस में मिली, मिल्खा और अब्दुल खालिक की। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, आज बहुत कुछ दांव पर है। मिल्खा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारे लिए खेल है, मेरे लिए जीवन। रेस शुरू हुई और जैसे ही सीटी बजी, सब कुछ थम गया। मिल्खा ने पहले 100 मीटर में लय बनाई, फिर 200 पर उसने एक बढ़त बनाई। अब्दुल बराबरी पर दौड़ रहा था, मगर तभी आखिरी 100 मीटर में मिल्खा की आंखों के सामने वो सब आने लगा। माँ की चीखें, पिता का खून, बहन का टूटा हुआ कंगन और उसकी अपनी रूह जो वर्षों से उसी गांव में भटक रही थी। उसने अपनी रफ्तार और तेज की।
अब वो नहीं भाग रहा था, वो उड़ रहा था। फिनिश लाइन पार होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और जब परिणाम घोषित हुआ तो सब चौंक गए। मिल्खा सिंह विजेता था। अब्दुल खालिक उसकी ओर आया और हाथ मिलाया। तुम सिर्फ दौड़े नहीं, तुम आसमान में उड़ गए। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान खुद मंच पर आए, हाथ मिलाया और कहा, आज से तुम्हें फ्लाइंग सिख कहा जाएगा। तुम्हें सिर्फ भारत ने नहीं, अब पाकिस्तान ने भी मान्यता दी है। ये शब्द जैसे किसी गहरी गांठ को खोलते चले गए। सालों से जमी नफरत, गम और घुटन जैसे खुलकर बहने लगी। मिल्खा सिंह की आंखें भीग गईं और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद अब वो अतीत से मुक्त हो चुका है। दिल्ली लौटते समय जब विमान में बैठा तो उसने कोच से कहा, अब मुझे चैन है, अब मैं दौड़ को छोड़ सकता हूं। कोच ने कहा, दौड़ से नहीं, दर्द से मुक्ति मिली है तुझे। मिल्खा मुस्कुराया, पहली बार पूरी निःशंक मुस्कान। लाहौर की दौड़ जीतने के बाद मिल्खा सिंह के जीवन में एक नई सुबह आई थी। उस दौड़ ने सिर्फ उसके प्रतिद्वंद्वी को नहीं हराया था, बल्कि वर्षों से दिल में बसे डर, क्रोध और पीड़ा को भी पराजित किया था। अब वह अपने अतीत से मुक्त हो चुका था, एक उड़ान पूरी कर चुका था और अब उसे जमीन पर चलकर दूसरों को उड़ना सिखाना था। भारत लौटते ही उसका स्वागत नायकों की तरह हुआ। हजारों अक्साई पलोग रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर उसका इंतजार कर रहे थे। देश की मीडिया, जो अब तक सिर्फ क्रिकेट और राजनीति पर केंद्रित थी, अब फ्लाइंग सिख को भारत की आत्मा कह रही थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं उसे सम्मानित किया और कहा, आप सिर्फ खेल में नहीं, पूरे देश की आत्मा में दौड़े हैं मिल्खा। आपने हमें जीतने का मतलब सिखाया है। पर इस सब के बीच मिल्खा सिंह शांत था। उसने किसी भी प्रचार, पुरस्कार या मंच को दिल से नहीं अपनाया। उसका ध्यान अब पूरी तरह युवाओं पर था। वह जानता था कि देश को और भी मिल्खा चाहिए और उसके लिए जरूरी था कि वह अब कोच बने। भारतीय सेना ने उसे स्पेशल रैंक के साथ न्योता दिया। वो अब सब लेफ्टिनेंट बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग पटियाला में हुई, जहां उसे जूनियर एथलीट्स की ट्रेनिंग देनी थी। जब उसने पहले दिन दौड़ती हुई लड़कियों और लड़कों को देखा, जिनकी आंखों में सपने और दिलों में आग थी, तो उसका दिल भर आया। उनमें उसे अपना प्रतिबिंब नजर आता था, वही भूख, वही बेचैनी, वही संघर्ष की पहचान। रफ्तार शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। अगर आत्मा में आग हो तो शरीर खुद उड़ने लगता है। ये उसका पहला वाक्य था जो उसने अपने शिष्यों से कहा। एक लड़का धीरे से बोला, पर मिल्खा सर, आपसे कौन जीत सकता है? मिल्खा मुस्कुराया, मुझसे जीतना जरूरी नहीं, मुझसे आगे जाना जरूरी है। तुम सब मुझसे अच्छे बनो, यही मेरा सपना है। हर सुबह 4 बजे वो खुद मैदान में होता, बच्चों के साथ दौड़ता, पसीना बहाता, उन्हें सिखाता कि हार क्या होती है और जीत कैसे मिलती है। कुछ लोग कहते, आप जैसे खिलाड़ी को अब विश्राम लेना चाहिए। वो जवाब देता, मैंने विश्राम किया तब था जब मैं डर में जी रहा था। अब मैं जिंदा हूं और जिंदा रहने का सबसे बड़ा सबूत है दूसरों को उड़ाना। धीरे धीरे उनके छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतने लगे और जब एक बार उनके एक छात्र ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नारा गूंजा, मिल्खा सर के शिष्य। उस दिन उसने अपने कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखी, माँ बापू, ईश्वर, मैंने आपको खो दिया था, पर अब मैं अपने जैसे हजारों को बना रहा हूँ। आप सबकी आत्मा अब उनमें सांस ले रही है। समय बीतता गया। खेलों से आगे जिंदगी ने उसे कई मोड़ दिखाए। उसने निर्मल कौर से विवाह किया, जो स्वयं एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। दोनों के बीच सम्मान, दोस्ती और समर्पण का रिश्ता था। उनके बच्चे हुए और मिल्खा सिंह ने उन्हें हमेशा यही सिखाया, नाम से नहीं, कर्म से पहचान बनाओ। उनके बेटे जीव मिल्खा भी गोल्फ में देश का नाम रोशन करने लगे। पर मिल्खा कभी भी पिता बनकर कठोर नहीं हुए। वह दोस्त की तरह अपने बच्चों से पेश आते। अक्सर कहते, तुम्हें दौड़ में नहीं, जिंदगी में सबसे तेज बनना है। समय के साथ कई राजनीतिक दलों ने उन्हें ऑफर दिया, राज्यसभा, मंत्री पद, खेल मंत्रालय, लेकिन मिल्खा ने सब ठुकरा दिया। मैं एक एथलीट हूं, जो काम मेरे बस का है वही करूंगा। मंच और कुर्सियां मुझे अपनी उड़ान से नीचे गिरा सकती हैं। मैं अब भी उड़ना चाहता हूं, अपने तरीके से।
ऑटोबायोग्राफी और पारनेय भाग मिल्खा भाग। एक दिन एक लेखक उनके पास आया। उसने कहा, आपकी जिंदगी को किताब में उतारना चाहता हूं। मिल्खा बोले, अगर मेरे गिरने, उठने और दौड़ने से किसी और को जीने की प्रेरणा मिले तो लिखो। उनकी आत्मकथा द रेस सख्त रेत सन में रेस ऑफ माई लाइफ ने तो पूरे देश को हिला दिया। लोगों ने जाना कि मिल्खा सिंह सिर्फ एक धावक नहीं था, बल्कि पार्टीशन का जिंदा दस्तावेज था। इसके बाद फिल्मकार राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा। कई मीटिंग्स, कई चर्चाओं के बाद उन्होंने फिल्म के लिए अनुमति दी। जब उन्होंने खुद की कहानी को पर्दे पर देखा तो आंखें भर आईं। पर सबसे ज्यादा तब भावुक हुए जब दर्शकों ने थिएटर खड़े होकर तालियां बजाईं। अब मेरी आत्मा अमर हो गई, उन्होंने कहा। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में कई बार आमंत्रित किए गए। उन्होंने सीमाओं के पार जाकर बच्चों से मुलाकात की। उन्हें सिखाया कि खेल किसी देश की सरहदों से बड़ा होता है। एक बार एक पाकिस्तानी छात्र ने पूछा, क्या हम भारत में जाकर दौड़ सकते हैं? मिल्खा मुस्कुराए, अगर दिल में दौड़ हो तो सरहदें भी पीछे रह जाती है। सादात की गल। उम्र के साथ शरीर थकने लगा, पर आत्मा अब भी दौड़ती थी। पटियाला के उनके घर में हर दिन बच्चे आते, कहानियां सुनते और उनके साथ बैठते। कोई पूछता, मिल्खा सर, अब डर लगता है मौत से? वो कहते, डरता वो है जिसने कुछ अधूरा छोड़ा हो। मैंने जो दौड़नी थी वो दौड़ चुका हूं। अब सिर्फ बाकी लोगों को रास्ता दिखाना है। मिल्खा सिंह के जीवन की वह अवस्था आ चुकी थी जब शरीर थमने लगा था, पर आत्मा अब भी पूरे देश में दौड़ रही थी। उन्होंने वर्षों तक सिर्फ ट्रैक पर नहीं दौड़ा था, बल्कि उन्होंने उन लोगों के लिए राह बनाई थी जो कभी खुद को मिट्टी समझते थे। उनका नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा था, वह एक आंदोलन, एक विचार, एक प्रेरणा बन चुका था। विश्व भर के खेल संगठनों ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया। ओलंपिक समिति ने उन्हें आमंत्रित किया। IAAF ने उन्हें जीवन प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा और खेल पर उनके विचार मांगे। पर उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब आया जब एक अफ्रीकी खिलाड़ी ने उनसे कहा, आपने हमें दिखाया कि गुलामी से निकला आदमी भी उड़ सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, दौड़ सिर्फ दौड़ नहीं होती, यह समय को हराने का तरीका है। सरकार ने उन्हें परामर्श समिति में लिया। उन्होंने भारतीय खेल प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। खेल विद्यालय हर जिले में हो। बच्चों को 8 साल की उम्र से ही खेल के लिए तैयार किया जाए। हर खिलाड़ी के लिए पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी हो। खेल को नौकरी और सम्मान से जोड़ा जाए। जब किसी अफसर ने कहा कि बजट की कमी है, तो मिल्खा बोले, एक पीढ़ी को अगर उड़ना सिखा दिया जाए तो अगली पीढ़ी खुद उड़ना सीख जाएगी। पैसे खर्च नहीं हो रहे, निवेश हो रहा है। समय की यात्रा में कई अपनों का साथ छूटता गया। उनके माता पिता तो पार्टीशन में ही बिछड़ चुके थे। अब जीवन की दूसरी पीढ़ी की बारी थी। उनके छोटे भाई का निधन हुआ। फिर कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी निर्मल कौर भी कोविड महामारी में चल बसी। उनका जीवन अब भी शांत था, लेकिन भीतर एक सूनापन पसर गया था। एक रात उन्होंने अपनी बेटी से कहा, निर्मल चली गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हर सुबह मेरे कानों में गूंजती है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हर शब्द भीग चुका था। 2021 में जब महामारी अपने चरम पर थी, तब देश भर के अस्पताल और व्यवस्था चरमरा रही थी। मिल्खा सिंह ने अपना निजी कोष कोरोना राहत के लिए दान कर दिया। जब वे खुद संक्रमित हुए तो देश भर में प्रार्थनाएं शुरू हो गईं। बच्चे, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने डॉक्टर से सिर्फ एक सवाल किया, क्या मैं फिर से दौड़ पाऊंगा? डॉक्टर चुप रहे, पर उन्होंने खुद कहा, शायद नहीं, पर अब दौड़ मेरी नहीं रही, अब ये देश की दौड़ है। 18 जून 2021 की रात वे इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन यह विदाई कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक अमर शुरुआत थी। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर थी। स्कूलों में मौन, स्टेडियमों में श्रद्धांजलि और सोशल मीडिया पर एक ही नारा, भाग मिल्खा, भाग हमेशा रहेगा। भारत सरकार ने उनके नाम पर एक राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण संस्थान बनाने की घोषणा की। पंजाब सरकार ने उनका नाम शहीद भगत सिंह स्टेडियम से जोड़ दिया। बच्चों की किताबों में अब उनकी कहानी अनिवार्य बन गई।
फिल्म भाग मिल्खा भाग अब प्रेरणा का हिस्सा बन चुकी थी। मिल्खा सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई रजत पदक या स्वर्ण नहीं था। यह थी लाखों युवाओं को यह विश्वास देना कि उनका अतीत उनका भविष्य नहीं तय करता। उनकी आत्मा अब उन बच्चों के साथ दौड़ रही थी जो गली में नंगे पांव दौड़ रहे थे। उन खिलाड़ियों के साथ थी जो अपने पहले जूतों को पूजा की तरह रखते थे। उन बेटियों के साथ थी जो खेल को अपना सपना बना रही थी। उनके बेटे जीव ने एक बार कहा, पिता ने मुझे कभी दबाव नहीं दिया कि मैं भी धावक बनूं। उन्होंने सिखाया कि तेज दौड़ने से पहले सही दिशा जरूरी है। मैंने गोल्फ चुना और वे मेरे सबसे बड़े समर्थक बने। उन्होंने यह भी कहा, मेरे पिताजी ने जब पार्टीशन में अपने पूरे परिवार को खोया था तो वे टूट सकते थे, पर उन्होंने खुद को दौड़ में ढाल दिया। उन्होंने रोने की बजाय पसीना बहाया। आज मिल्खा सिंह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श है। जब कोई बच्चा कठिनाइयों के बावजूद मैदान में उतरता है, मिल्खा है। जब कोई युवा अपने दर्द को ऊर्जा में बदलता है, मिल्खा है। जब कोई गरीब बच्चा अपने पहले स्पाइक्स पहनता है, मिल्खा है। जब कोई लड़की रूढ़ियों को तोड़कर एथलीट बनती है, मिल्खा है। भाग मिल्खा भाग अब सिर्फ फिल्म का नाम नहीं रहा, यह जीवन का सूत्र वाक्य बन चुका है। हर वह व्यक्ति जो अपने अतीत से तेज दौड़ता है, हर वह आत्मा जो सीमाओं को लांघती है, हर वह भारतवासी जो थक कर नहीं बैठता, वह मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह के निधन के बाद देश भर में एक मौन सी ऊर्जा फैल गई थी। ऐसा मौन जो प्रेरणा का गर्जन बनकर उभरने वाला था। मिल्खा अब केवल इतिहास नहीं थे, वे वर्तमान की नसों में दौड़ रहे एक जोश बन चुके थे। सरकारी कार्यक्रमों में उनकी स्मृति में योजनाएं बनी, लेकिन असली परिवर्तन उन अनगिनत युवाओं के मन में हुआ जिनके लिए मिल्खा एक नाम नहीं, संघर्ष की परिभाषा थे। देश भर के गांवों और शहरों में छोटे मैदानों में बच्चों की दौड़ शुरू हो गई थी। कोच अब नई तरह की बातें करने लगे थे। सिर्फ तेज मत दौड़ो, ईमानदारी से दौड़ो, जैसे मिल्खा दौड़ते थे। कई युवा जिन्होंने खेल को कभी करियर नहीं माना था, अब उसमें अपना जीवन देख रहे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड के दूरदराज इलाकों से निकलने वाले युवा अब खुले मैदानों में अभ्यास करने लगे थे। एक लड़की रेखा, जिसने पहले कभी जूते नहीं पहने थे, उसने मिल्खा की कहानी पढ़कर अपने पिता से कहा, मैं भी उड़ना चाहती हूँ जैसे वो उड़ते थे। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसकी छोटी बहन का गुलाबी रिबन उसके बालों में नहीं था, उसे जूतों के लिए बेचा गया था। भारत सरकार ने उड़ान मिल्खा मिशन नामक एक योजना शुरू की, जिसमें ग्रामीण स्तर पर एथलेटिक्स की पहचान और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। मिल्खा सिंह पुराने अनुभवों को आधार बनाकर कोचिंग मॉड्यूल तैयार हुए। अभ्यास की जगह अब प्रशिक्षण केंद्रों में बदली। ट्रैक अब रेस के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल होने लगे। अब दौड़ महज दौड़ नहीं रही, यह कायदे से का आत्मविश्वास बन गई। एक बच्चे ने कोच से कहा, अगर मिल्खा जी बिना जूतों के दौड़ सकते थे तो मैं बिना डरे दौड़ सकता हूँ। एक सैनिक के बेटे ने मिल्खा सिंह की कहानी सुनने के बाद सेना में भर्ती की दौड़ में भाग लिया। कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर यही बोला, भाग मिल्खा भाग, बोला पाउस, और भाग मैं भी भाग। फिल्म भाग मिल्खा भाग एक बार फिर स्कूलों में दिखाई जाने लगी। किताबें छपने लगीं। द मिल्खा विजन नामक प्रेरणात्मक उपन्यास पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर नया रन फॉर मिल्खा ट्रेंड करने लगा। हर कोई अपने जीवन की दौड़ में उनकी तरह उड़ने की बात करने लगा, न कोई रेस जीतने के लिए, बस खुद से तेज दौड़ने के लिए। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने अपने पिता के नाम पर एक अकादमी की स्थापना की, फ्लाइंग सिख एथलेटिक्स फाउंडेशन। यहाँ खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रशिक्षण मिलता, बल्कि आत्मबल, अनुशासन और मेहनत का वास्तविक पाठ पढ़ाया जाता। हम सिर्फ दौड़ सिखाते हैं, जीत नहीं। जीत अपने आप पीछे दौड़ती है। जीव सिंह की ये बात फाउंडेशन की मूल आत्मा बन गई। कुछ वर्षों बाद जब एक भारतीय धावक ने ओलंपिक में पदक जीता और अपने झंडे के साथ मिल्खा सिंह की तस्वीर लेकर खड़ा हुआ, तो विश्व मीडिया ने उसे दिस नेक्स्ट फ्लाइंग सिख कहा। उस धावक ने सिर्फ इतना कहा, मैं अगला कुछ नहीं हूं, मैं मिल्खा सिंह की उड़ान में एक बूंद हूं। स्कूलों में अब खेल को पढ़ाई से अलग नहीं देखा जाता। शिक्षक बच्चों को बताते हैं, मिल्खा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर उसने जीवन का पाठ पढ़ाया।
एक बच्चा बोला, अगर हम इतिहास, भूगोल और विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा भी पढ़नी चाहिए, और वह मिल्खा है। समय बीतता रहा, लेकिन हर पीढ़ी में एक बच्चा जरूर था जो मिल्खा के नाम पर दौड़ शुरू करता, और जब थकता तो खुद से कहता, अभी नहीं रुकना, उड़ना है, जैसे मिल्खा उड़े थे। कोई उन्हें पदकों से नहीं तोलता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को हराया था, और यह पदक से बड़ा होता है। आज जब भी कोई चुनौती सामने होती है तो कहीं ना कहीं कोई कहता है, अगर मिल्खा पार्टीशन के दर्द को दौड़ में बदल सकता है तो मैं भी अपनी तकलीफ को ताकत में बदल सकता हूँ। इस सोच से एक पूरी पीढ़ी आकार ले रही है, मेहनती, अनुशासित, साहसी। मिल्खा सिंह के नाम की वह गूंज जो भारत की मिट्टी में जन्मी थी, अब सीमाओं को लांघ चुकी थी। यह कहानी अब किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, ये व्यक्ति सेंडियन जी एक चेतना बन चुकी थी, जिसने प्रेरणा को एक पंख दिए और दौड़ को एक दिशा। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ह्यूमन स्पिरिट इन स्पोर्ट्स नाम से एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, जिसमें नायकों की कहानियां शामिल थीं, जैसे ओवेंस, मोहम्मद अली और अब मिल्खा सिंह। उसने पदक नहीं जीता, पर उसने दिल जीता। यह बात प्रोफेसर जॉन मैकरा ने अपने छात्रों से कही। एक छात्र ने पूछा, वो कौन था? और उत्तर मिला, वो था जो हार को भी प्रेरणा बना देता था। उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद द रेस विद इन अमेरिका और यूरोप में बेस्ट सेलर बन गया। फ्रांस के एक लेखक ने लिखा, मिल्खा की दौड़ शरीर से नहीं, आत्मा से थी। केन्या के एक गांव में, जहां बच्चों के पास जूते तक नहीं थे, एक वृद्ध धावक ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, तुम्हारे पास ट्रैक नहीं है, पर तुम्हारे दिलों में दौड़ है। जिस भारतीय ने नंगे पांव शुरुआत की, वो आज पूरी दुनिया की प्रेरणा है। उस बुजुर्ग का नाम था वाकारी ओमोलो, जिसने मिल्खा को 1960 के रोम ओलंपिक में देखा था। उसने मिल्खा के हर भाव को याद रखा था, हार के बाद आंखों में बहते आंसू और फिर उससे उपजे जुनून को। दौड़ की जुबान एक होती है हिम्मत। बर्लिन के एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक विदेशी महिला धावक, हन्ना क्लॉस, जो भूतकाल की गंभीर दुर्घटना के बाद हिम्मत खो बैठी थी, उसने भारत यात्रा के दौरान पटियाला में मिल्खा की मूर्ति देखी। नीचे लिखा था, कभी मत रुकना। वह वापस जर्मनी जाकर फिर से दौड़ने लगी। इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे मेरी हिम्मत पंजाब के उस इंसान ने लौटाई जिसने खुद के जख्मों को उड़ान बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय कोच अब सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं देते थे, उन्होंने मिल्खा की जीवन शैली को द मिल्खा पैटर्न कहकर अपनाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, सादा खाना, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, कोई बहाना नहीं। चीन, जापान और रूस जैसे देशों में कोच अब अपने शिष्यों से कहते, फुटवर्क बाद में सीखना, पहले मिल्खा की तरह आत्मा बनाओ। बीबीसी ने मिल्खा सिंह पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई, द मैन हु रैन फ्रॉम पेन टू पर्पस। इस डॉक्यूमेंट्री में एक अफगानी युवा ने कहा, हमारे देश में संघर्ष बहुत है, लेकिन अगर मिल्खा कर सकता है तो मैं भी। लाहौर से एक खत आया एक लड़की का। उसमें लिखा था, मैंने आपकी कहानी अपने नाना से सुनी थी, जो कहते हैं कि एक भारतीय हमारे देश में आया और दौड़ा। उन्होंने कहा कि उसके अंदर कुछ और ही आग थी। मैं आज उसी आग को महसूस करना चाहती हूँ। सरहदें हमारी दौड़ नहीं रोक सकती। आप हमारी भी प्रेरणा है, मां नाखिए। मिल्खा सिंह ने जब ये चिट्ठी पढ़ी थी तो वे थोड़ी देर चुप रहे थे। फिर उन्होंने कहा था, दौड़ कभी मुल्क नहीं पूछती, वह सिर्फ हौसला पहचानती है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में फ्लाइंग सिख इंटरनेशनल चैप्टर्स शुरू हुए। इनका उद्देश्य था संघर्षरत युवाओं को आत्मबल और अनुशासन से परिचित कराना। इन केंद्रों में हर दिन प्रार्थना से पहले एक बात कही जाती थी, अब खेल केवल जीतने का नाम नहीं रहा, बल्कि यह स्वयं पर विजय का साधन बन गया। खिलाड़ियों को सिखाया जाता, तुम हारो या जीतो, अगर तुमने ईमानदारी से दौड़ा तो तुम मिल्खा बन गए। 2028 ओलंपिक में जब एक नई भारतीय धाविका ने रजत पदक जीता और मिल्खा सिंह का नाम लेकर देश को समर्पित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहा, भारत को उसका सपना मिल गया। और उस सपने की नींव मिल्खा ने रखी थी। एक अमेरिकी स्पोर्ट्स जर्नल में छपा, यूसेन बोल्ट रन्स विद पावर, मिल्खा रैन विद सोल। विदेशों में फैली उनकी प्रेरणा अब वापस भारत लौट रही थी, जैसे किसी दिए की लौ दुनिया घूमकर फिर अपने मंदिर में आ गई हो।
मिल्खा सिंह की कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी जिंदगी के संघर्ष और उपलब्धियां एक ऐसे दीपक की तरह थीं जो बुझने के बजाय और प्रज्वलित होती चली गईं। वे केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे भारत की आत्मा के प्रतिनिधि बन गए थे। उनका व्यक्तित्व देश के लिए एक प्रतीक था, साहस, दृढ़ता और अपराजेय इच्छा शक्ति का। मिल्खा के जाने के बाद भी लाखों युवा उनके सपनों को आगे ले गए। वे मानते थे कि मिल्खा की असली दौड़ तो अभी बाकी है, देश की हर बेटी की आत्मा में। खेल सिर्फ एक पेशा नहीं रहा, बल्कि एक क्रांति बन गई। जहां भी कठिनाई आई, लोग अपने मन में कहते, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा का जीवन उस विभाजन के दर्द को मात देने वाला था जिसने भारत पाकिस्तान को अलग किया। पर उनकी दौड़ ने बताया कि जाति, धर्म, राष्ट्र के बंधन से ऊपर भी कुछ होता है इंसानियत। उनके पुत्र जीव ने कई बार कहा, पिता ने हमें सिखाया कि जीत के लिए जरूरी है एकता, और एकता का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना। स्कूलों में मिल्खा की कहानी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर मेहनत करते थे। उन्हें यह समझाया जाता था कि जीवन की हर लड़ाई में असली विजेता वही है जो कभी हार मानता नहीं। यहाँ तक कि पढ़ाई में पिछड़ने वाले बच्चे भी अब खुद को हार नहीं मानते थे। मिल्खा ने उन्हें दिखा दिया था कि असली दौड़ अपने आप से होती है। मिल्खा की विरासत ने खेल के साथ साथ सामाजिक मानसिकता में भी बदलाव लाया। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए खेल के द्वार खोल दिए गए। उनके नाम पर बने फाउंडेशन ने न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। खेल के मैदान में जितना दौड़ना जरूरी है, उतना ही समाज की दौड़ में भाग लेना भी। यह फाउंडेशन का मंत्र बन गया। देशभक्ति की नई परिभाषा बन गई, केवल झंडा लहराना नहीं, बल्कि देश के लिए जीना और मरना। युवा अब विदेशों की चमक धमक से प्रभावित नहीं होते थे, वे अपने देश की मिट्टी से जुड़ना चाहते थे। मिल्खा ने दिखाया कि अपनी जमीन पर दौड़ना ही सबसे बड़ी दौड़ है। कई पुस्तकों, नाटकों, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों ने मिल्खा के संघर्ष को नए आयाम दिए। युवा लेखक उनकी कहानी लिखते रहे, उनके जीवन से सीख लेकर नई कहानियां बनाई। मिल्खा की दौड़ न केवल पथ है, बल्कि वह कविता है जो हर दिल में गूंजती है। मिल्खा के संघर्ष ने भारत को विश्व खेल मानचित्र पर एक सम्मानित स्थान दिलाया। हर ओलंपिक, हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी उनकी प्रेरणा को याद करते हुए भागते थे। उनकी कहानी ने भारत को नई ताकत दी, न केवल खेल में, बल्कि हर क्षेत्र में। जीव मिल्खा सिंह ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए खेल के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। उनका मानना था कि मिल्खा की असली दौड़ तो आज भी जारी है, एक बेहतर भारत के लिए। पिता ने हमें सिर्फ दौड़ना नहीं सिखाया, बल्कि लड़ना सिखाया, अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपने देश के लिए। आज भी लाखों लोग मिल्खा के नाम पर दौड़ते हैं। वे जानते हैं कि यह दौड़ केवल गति की नहीं, बल्कि हिम्मत, और इस संगठन की हर गिरावट के बाद उठने की ताकत यही कहानी देती है। मिल्खा सिंह की दौड़ ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। वे अब भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में दौड़ती रहेगी। उनकी दौड़, उनका संघर्ष, उनकी जीत, सब कुछ अमर हो गया है। भाग मिल्खा भाग, यह नारा अब हर दिल की आवाज है जो कहती है, हम भी उड़ेंगे, हम भी जीतेंगे।